ठीक। तो स्टरडे वी टॉक अबाउट किसके बारे में मैंने बात की थी? टू हुम? बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस वी आर गिवन टू यू कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कहाँ पर है। इसको पूरा हमने आपको ये आपको ये भी बता दिया था कि ये किस जगह पे कैसे कैसे किस जगह पे ये रह रहे हैं। ये चीज़ें हमने आपको शायद बताई थी। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी, राइट। ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि ये ऐसे ऐसे करके पढ़ना है, ये चीज़ें बता दी थी मैंने। इसके बाद में ये चीज़ आपके पास आ गई थी, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। इसके बाद में अब आप एक और चीज़ देखें, ठीक है। एक इसमें से दो चीज़ें ये काम में आएंगी, दो तीन चीज़ें। एक तो बैलेंस ऑर्बिट या बैलेंस सेल क्या होता है, इसको कुछ नहीं है करना आपको। बैलेंस सेल क्या होता है? दैट इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सबसे बाहरी, ये बहुत पहले से आप जानते होगे, ये बढ़िया से आप जान रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी मेरा बताने का कर्म था, बताने का धर्म था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो कैसे होगा कि एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल चलो मैं दे देता हूँ। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड ऑर्बिट। यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स? देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिट, yes no, or in the last orbit there are the 7 electrons. So what are the valence electron of chlorine? What are the valence electron of chlorine? बोलो भाई, क्लोरीन के कितने हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 कैसे हो गया मेरे प्यारे? मैंने क्या कहा? आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 7 हो गए। समझ गए बात को? बोलो, एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो। तो बता दिया मैंने, अच्छा किया, बहुत लोगों को नहीं पता था। अच्छा, दूसरा एक कहते हैं पेनल्टीमेट सेल या पेनल्टीमेट ऑर्बिट। ये क्या होता है? ये जो सबसे आउटर मोस्ट सेल से अंदर का सेल है। आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया? ये वाला हो गया भैया, राइट, ये वाला हो गया, ठीक है। इसके अंदर वाला सेल ये, दैट विल बी कॉल्ड द पेनल्टीमेट सेल। इसका मतलब क्या हो गया कि n-1 इज द पेनल्टीमेट सेल। ये क्या है? ये n है आपका आउटर मोस्ट सेल। उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा? उसके अंदर वाला सेल हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड द पेनल्टीमेट सेल। ये हमने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, समझाया था। लेकिन फिर भी अगर किसी के ना घुसा हो तो आज भाई घुसा लो इसको। आज नहीं घुसाया तो फिर नहीं घुस सकता है। फिर एक होता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि n-2 क्लोरीन के लिए एंटी पेनल्टीमेट सेल कौन सा होगा? ये वाला होगा भैया। कौन सा वाला? ये वाला होगा, राइट। अगर मैं क्लोरीन के लिए बात करूं तो पेनल्टीमेट सेल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। बोलो, ये सारी चीजें समझ गए? क्लियर? आउटर मोस्ट जो n है, दैट इज द आउटर मोस्ट सेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। पेनल्टीमेट सेल n-1, उससे जो आउटर मोस्ट सेल है उसके एक अंदर वाला सेल जो है वो पेनल्टीमेट सेल कहलाएगा। और जस्ट उससे 2 अंदर वाला क्या कहलाएगा? एक बच्चा कह रहा है सर 3 अंदर वाला हो तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, वो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
ठीक है बेटा, समझ गए? ये कल मैंने आपको बता दी थी चीजें, इसका मैंने कल जिक्र किया था। थोड़ी सी चीजें देखने की जरूरत है इसमें। अब कौन सी चीजें देखने की जरूरत है, अभी इसका काम में लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या लेते हैं, इनको कैसे, हाउ टू लर्न। अगर मान लीजिए ये लर्न नहीं होगी, ये अगर याद नहीं होंगी, क्या नहीं याद होंगे, ये आपको सीरियली, आपको ओरली आपको याद होनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर कुछ आपको तरीके बताए थे इनको याद करने के, कुछ तरीके, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत और भी हैं, बहुत तरीके कई बच्चे अपने आप से बना लेते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे उस टाइप से आप बना लो। लास्ट ईयर मैंने एक बताया था, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट का, फर्स्ट सीरीज का मैंने बताया था, एससी टीबी स्कूटर, है ना, मत फेंको निक्कू जान, ध्यान है, कुछ ऐसा करके बताया था। और पूरी कहानी मैंने बताया था, एससी मतलब सतीश चंद्रा हो गया, और एससी यहाँ पे मतलब स्कैंडियम हो गया, टी से टीबी से हो गया, ये देखो टीआई हो गया, और बी से जो है ये वी हो गया, स्कूटर कार CR ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम मत फेंको, ठीक है, फेंको से फेंको, निक्कू जान मेरा निकनेम है, मान लो, है नहीं वैसे, लेकिन मान लो। और मैडम बहुत गुस्सा होते हैं तो प्यार से जान कह देते हैं, जैसे आज आप लोग आजकल क्या कहते हो, बाबू, है ना। तो ऐसे ये पहले का टाइम का समय था जब जान करके लोग बुलाते थे, कहते थे ये सारी चीजें, है ना। वैसे एक चीज और बता दें, मैं आपको करेक्ट करूं, बाबू कहते हैं छोटे बच्चे के लिए, जो एज में कम होता है उसके लिए बाबू कहते हैं, लेकिन अब आज अलग ही सेंस ले रहे हैं, तो क्या ही किया जाए, ठीक है। समझ रहे हो नहीं बाबू, समझ रहे हो, बाबू मीन्स बच्चे होता है, ठीक है। तो एक और तरीका मैंने, देखो यहाँ पर आपको वो अच्छा लग रहा है तो वो कर लो, यहाँ पर मैंने कहा है सुपर टीचर वेरी केयरफुली मेक चिल्ड्रन नेवर क्राई जेलसली। सुपर टीचर, इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी लर्न कर सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, एक तो सुपर है, अब थोड़ी सी कहानी आपको है कि सुपर टीचर ये एससी हो गया स्कैंडियम, और जो टी से टीचर से क्या हो गया, टाइटेनियम हो गया, और मतलब वेरी केयरफुली वी वाला वेरी है, इससे क्या हो जाएगा आपका, वी किसका है भैया, वैनेडियम, और फिर केयरफुली से CR निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम, मेक से क्या हो जाएगा, मैग्नीज, और चिल्ड्रन का C ले लो तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और नेवर का N ले लो, और इधर निकिल, और क्राई से क्या ले लो, Cu कॉपर, और ज्वेलसली का मतलब हो गया Zn, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी आप, ये थोड़ा पढ़े लिखे तरीके से लिखा गया है, ये पढ़े लिखे तरीके से लिख दिया है कि सुपर टीचर वेरी केयरफुली मेक चिल्ड्रन नेवर क्राई जेलसी, बहुत केयरफुल रहता है, कभी बच्चों पे जेलसी होकर के क्राई नहीं करता, चिल्लाता नहीं। 8 स्लाइड, सही है, ठीक, आपने सही कर दिया तो सही है। फिर अब देखो 4D सीरीज के लिए मैंने लास्ट ईयर बताया था, मैंने कहा था यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें
ठीक है, ऐसा कुछ बताया था। तो इसको जो है आप वो याद कर लो, नहीं चाहो तो आप ये याद कर लो, यूथफुल जेवरा नेविगेट माउंटेन्स टू रीच हाइड इन प्रीसियस एंशिएंट सिटीज डेली। ठीक है ना, इससे भी आप याद कर सकते हो। तो ये तरीके हैं आपको याद करने के। 5D सीरीज में क्या होगा, इसका भी मैंने एक मेथड लिखा, लाइन सर्टनली टेक वाइल्ड रिस्क्स ऑफन इन्वेस्टिंग प्रीसियस असिस्ट हम्बली। इनका सबका फर्स्ट लेना है। ठीक है, ये थोड़ी सी कुछ बातें हो गई जिससे कि आप याद कर सकते हो, इसको आप याद करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में मैं कुछ और चीजें लेकर के चल रहा हूं आपको दूसरी ओर। रोको मत, रोकने में मामला खराब है। चलो चले, बाद में कर लेना। अभी ये पता नहीं क्या लिख लिया, डबल टैप टू एडिट, ये पता नहीं क्या है। ये देखो भैया थोड़ा सा अलग है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो होता है n-1 D1 to 10 और ns0-1। इसमें 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या 2 भी हो सकता है, 0 to 2 हो सकता है। बात करते हैं थोड़ी सी आगे। एक इसमें एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केसेस में क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या है, एक तो क्रोमियम है, Cu, मोलिब्डेनम, Ag, W, और क्या हो गया Au, Sg, Rg। ये सारे के सारे अगर आपसे कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो मुझे लगता है अगर 2 पूछे गए उनमें से एक ये जरूर होगा। ठीक है ना। तो एक्सेप्शन होता क्यों है, अच्छा जनरली ये होता है, इसमें एक्सेप्शन होता क्या है, क्यों होता है, अभी मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको। यार कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ तो गड़बड़ है। चलो देखते हैं अब एक्सेप्शन में क्या, एक्सेप्शन होते क्यों हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन n-1 d और ns ऑर्बिटल्स में। इनमें जो बहुत कम डिफरेंस होता है एनर्जी में, किसमें, n-d का मतलब हो गया पेनल्टीमेट शेल, और किसमें, ns में, ns ऑर्बिट में। इस वजह से ये सारे का सारा गड़बड़ होता है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो तो इधर उधर जाना उसका नहीं हो पाएगा। एनर्जी का डिफरेंस कम है, इसलिए क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से यहाँ आ गया, राइट ना।
तो इस टाइप से ये होता है। इसका रीज़न ये है, इसको कुछ नहीं आपको करना है। यहाँ पर मैंने एक और स्लाइड छोड़ी थी, मुझे लगता है या तो दूसरी पीपीटी ये खुल गई है या फिर जो है दूसरा है मामला। चलो देखता हूँ अभी, कोई नहीं। अब देखो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सपोज कर लीजिएगा हम एक कोई एलिमेंट ले लो डी का, बोलो स्कैंडियम ले लो। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। SC ले लिया हमने, ठीक। कितना हो गया इसका? Z कितना होता है? 21 होता है, राइट। अब आप इसका क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितना लिखना है? 1s 2s2 2p6 और 3s2 3p6। अब अगर हम इसे देखें तो ये बेसिकली क्या है? दैट इज द, अगर इतने की हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का, ठीक है। अभी समझते रहिएगा, ये किसका है? आर्गन का है, ठीक है। इसको कर दिया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 4s2 4s2 के बाद में 3d1, राइट। कोई डाउट? अगर कोई और भी, अगर कोई क्या लोग करते हैं इसको दूसरे टाइप से, आर म्यू में राइट कि AR 4s ऐसे लिख सकते हो, 4s2 और 3d1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको पूरा ना लिखो तो कम करके लिखा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वेन एवर द क्वेश्चंस आर, कैसा आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है? मल्टीपल चॉइस में, तो देन कंप्लीटली आर गिवन दिया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या है उसमें। कहीं पे कुछ इधर उधर कर सकते हैं बीच में वो, ठीक है ना। तो देन आपको ये भी पता होना चाहिए। और वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। अब इस SC के बाद में क्या आता है? बोलो भाई, क्या आएगा? टाइटेनियम। टाइटेनियम आता है। अब टाइटेनियम का क्या होगा बेटा? टाइटेनियम ये 22 हो गया। 22 का आपको अगर लिखने को कहें तो आप कहोगे सर आप रहने दो, मैं लिख लूंगा। तो लिख लो भाई, बोलो। ठीक है, 3d2 हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? एक बच्चा कह रहा सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा इसको, AR और 4s2 3d2 आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में क्या है? वैनेडियम है। क्या आता है? वैनेडियम। अब वैनेडियम का मैं लिखूं ना लिखूं? वैनेडियम का आता है 23, मैं नहीं लिखूंगा, आप अपने आप से लिखिए। इसमें कुछ नहीं है, D3 हो जाएगा, राइट। वैनेडियम के बाद में एक और अभी मैंने बताया था कि जिनमें क्या होता है, कुछ में कुछ एलिमेंट्स कैसे होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं, राइट। तो एक्सेप्शन वाला भी कोई मिला? नहीं मिला, अभी कोई नहीं मिला। अब देखो CR हो गया 24। अब 24 वाला क्या होगा? एक कह रहा है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2 और 3d4, राइट।
सही है, लेकिन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि सर ये डी जो है ना, डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। यहां से समझो, यहां पर क्या है, डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। तो जो अगर फुल फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो इसमें दो रीजन मैंने बताए थे 11th में, जब मैंने बताया होगा क्या, पीरियाडिक टेबल बताई होगी, उस समय बताया होगा कि जो हाफ फिल्ड होता है तो दैट इज मोर स्टेबल ड्यू टू द सिमेट्री। दूसरा एक और बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो इसमें कितने का है, कितने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, मैंने लास्ट ईयर बताया होगा, समझाया होगा। खैर, और नहीं अगर समझ में आया हो तो इस साल मैंने 11th की पीरियाडिक टेबल में एक बनाया है, उसको मैंने डाला है, आप जाइए उसको चेक करिए और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सर फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जो 4s से है ना, ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच गया, तो सर फिर क्या हो जाएगा, तो सर फिर कुछ नहीं होगा, फिर क्या होगा, जो Cr24 हुआ, सुन लो मेरी बात, तो कितना हो गया, 1s2 है, 2p आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और फिर 4s1 और 3d5, राइट, समझ गए। अब दूसरा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो ये हो गया, फिर मैग्नीज का, मैग्नीज का दे सकते हैं, इसका 25 होता है, तो 25 में क्या होगा, कई बार क्या होता है कि विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, कौन सा, कभी कभी दो ऑप्शंस दे देते हैं, और ये नीट और जेई में तो 2 ऑप्शन वाले आते हैं क्वेश्चन, पता है ना। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये 3 है, थोड़ा सा लच्छे ज़्यादा लग गए, जलेबी की तरह सीधा हो गया, और 3p6 4s2 और 3d5। अब होता क्या है, उन्होंने Cr का दे दिया और एक ये दे दिया, आपने 3d5 लास्ट में देख लिया और आंख बंद करके इसको टिक कर लिया। ये चीजें कई कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसलिए बहुत पहले से पता होनी चाहिए। इसी टाइप से क्या होगा, आपका नेक्स्ट फिर हो जाएगा आयरन का, Fe का। Fe का कितना होगा, आप सबका बना डालो, Fe का 26 होता है, आप लिख डालोगे, यस नो लिख लोगे, आप अपने आप से ही लिख लोगे। आफ्टर दैट कोबाल्ट एंड आफ्टर दैट निकिल, कोबाल्ट का भी आप लिख लोगे, कोबाल्ट का कितना होता है 27, यू में राइट डाउन, और इसके बाद में निकिल, निकिल का कितना होता है 28, इसके बाद में कॉपर, कॉपर का कितना होता है 29। चलो कॉपर का बता दो अब मुझे को, ये भी एक्सेप्शन है, तो इसमें क्या एक्सेप्शन बनेगा, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s2 और 3d10, राइट, बात समझ गए। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो गई। अगर मैं कहूं कि एट्रियम का लिख दो Y का,
ये ट्रियम, ये ट्रियम कहते हैं इसको, वाई का लिख दो, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होता कितना है बताओ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 39 होते हैं इसमें, वाई का 39, राइट। तो आप इसका बना सकते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा ही नहीं जाएगा जो मैं बता रहा हूं। पूछा क्या जाएगा मोस्टली, कौन से केसेस को? एक्सेप्शन केसेस को मोस्टली। लेकिन कभी कभी ऐसे भी एग्जामिनर दे देता है, फिर यही न लगा देना इसमें एक्सेप्शन है, उसमें ये जेड नहीं बताएगा, वो तो लिखेगा कि इसका करेक्ट क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉपर, या फाइंड आउट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, इस टाइप से पूछेगा। या टंगस्टन, ठीक है, क्रोमियम, जिसका भी पूछना है वो पूछ लेगा, राइट। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। है क्या पीरियड ओवर हो गया? बहुत जल्दी हो गया, मैं देर में आया, ठीक। नाउ वी मूव टू मेटालिक कैरेक्टर्स, राइट। मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है, इसमें whenever you study about the d block elements, then you study that these are the metals, ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं, राइट। ये पढ़ चुके हो आप, बता चुका हूं मैं। तो अब यहाँ पर डी ब्लॉक जो है, इसका मेटालिक कैरेक्टर पढ़ना है आपको। तो कैसे है, दो तीन चीजें हैं इसमें बहुत ज्यादा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव मैनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू पेनल्टीमेट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सपेंडिंग, इज एक्सपेंडिंग। ये पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, मैंने बताया था। डी ब्लॉक में क्या हो गया कि जो आउटर मोस्ट, सुन लीजिए पहले, समझ लीजिए इस चीज के लिए, ये जो है यहाँ पर है, वो कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कहाँ घूम रहा है भाई, इधर चल, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर है, मान लीजिए डी ब्लॉक का है, यहाँ पर 4s हो गया आपका, 4s हो गया। पेनल्टीमेट शेल ये हो गई इसकी। इसमें जो है कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जब अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, तो डी ब्लॉक में ही तो जो 3d था, क्या था, 3d में ही तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6 हो रहे थे, यस नो हो रहे थे। तो सेम टाइप से इसमें भी क्या है कि वो पेनल्टीमेट शेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड हो रहे हैं। इस वजह से कई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और उसका रीजन क्या है, वो रीजन ये हो गया। एक चीज और कहता है, नियरली और जनरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। कैसी इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जानते हो, वायर टू मेक द वायर, वायर बनाने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज इंक्रीज। डक्टिविटी, डक्टिलिटी जानते होगे, जानते हो ना। मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल कैपेसिटी। ये कैपेसिटी चाहो तो और लिख लो आगे, इसके आगे क्या लिख लो, कैपेसिटी। हाई थर्मल कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है दैट इज हायर, ठीक है। एंड मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर जानते हो कि क्या होता है, चमक होती है क्या, राइट, ठीक है ना। मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव सीसीपी, सीसीपी टाइप और एचसीपी टाइप स्ट्रक्चर। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं। ये सर स्ट्रक्चर कौन से हो गए, ये किस टाइप के स्ट्रक्चर हैं,
ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा जब आपने सोडियम का पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में, किसका पढ़ा आपने? सोडियम का। तो सोडियम का 9th वगैरह में आपने स्टडी की होगी। सोडियम, तो सोडियम जो है कुछ इस टाइप से अलग अलग इनका एक लैटिस बनता है कि यहाँ सोडियम है, यहाँ Na है, यहाँ Na है, ठीक है ना। एटम्स जब एक एलिमेंट्स बनता है, जैसे आयरन है, तो आयरन का एक क्या रहता है, एक उनका स्ट्रक्चर होता है। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ पर दो टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक सीसीपी, सीसीपी हो गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि ईच आइटम इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। मेरी बात समझे क्या? एंड इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर एक फेस में कॉर्नर पे होगा। हेक्सागोनल क्या हो गया? ये हो गया HCP का मतलब हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका मतलब हो गया कि ईच एटम इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ हेक्सागन। तो हेक्सागन ऐसे बन गया आपका, ये ऐसे इस टाइप से बन गया, हेक्सागन है ये। तो यहाँ पे कहता है कि ईच जो है कहाँ पे होगा? ईच आइटम इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ हेक्सागन। तो हर एक हेक्सागन के कॉर्नर पे यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स होगा, यहाँ होगा आइटम, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा। मेरी बात समझ रहे हो? समझ गए ना। फिर कहता है दीज आर वेरी हार्ड एंड हैव लो वोलेटिलिटी। और ये वोलेटिलिटी क्या हो गया? वोलाटाइलिटी हो गया। वोलाटाइल जानते हो तो टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू इवोपोरेट और इवोपोराइज इजिली, उसको क्या कहेंगे? वोलाटाइलिटी, ठीक है ना। फिर कहता है हैव इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन क्या होता है? ये 9th में आपने ये भी टर्म आपने पढ़ी है, एटमाइजेशन। एटमाइजेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू एटम्स, ठीक है ना। एंड द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आपने पढ़ी थी लास्ट क्लासेस में 11th में, ठीक है। तो उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाती है। इसको किसी को भी एलिमेंट्स को, किसी भी मेटल को उसके एटम्स में तोड़ने के लिए द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड द एटमाइजेशन इंथैल्पी। ये लास्ट क्लास में आपने पढ़ी है 11th में, राइट, ठीक है ना। आगे की देखो और बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन MBS, M for metallic और B for bond और S for strength। metallic bond strength, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की, वो किस पे डिपेंड है? गुरु इधर आ जाओ, आप यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बातचीत कर रहे हो। बातचीत करने में गड़बड़ हो जाएगा आपका, मेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अब MBS क्या हो गया? जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतने ही क्या होगा? मान लीजिए क्रोमियम था, क्रोमियम में अगर हम इसका D ऑर्बिटल बनाए तो 1 2 3 4 और एक 4s बनाए, सॉरी ये आपका 4s हो गया और ये आपका 3d हो गया। 3d में कितने? 5 ऑर्बिटल। अब 4s में एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया,
ठीक है ना, बाकी ऑलरेडी इसके पास 4 थे। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? देयर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, राइट। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए। अब इसमें ये जो है आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें डी ब्लॉक में क्रोमियम की देखें तो क्रोमियम में क्या है? क्रोमियम में सबसे ज्यादा 3D की हम बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम में है, राइट। सेम टाइप से सर इसमें भी होगा, मॉलिब्डेनम में, टंगस्टन में भी होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी फाउंड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं तैयार किया है तो गड़बड़ है, राइट। इसलिए उसको तैयारी जरूरी है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कई का एक एक करके बताया है, आप उसको बार बार तैयार कर लीजिएगा, राइट। बोलो भाई, अरे हाँ ना। तो वही यहाँ पे कहता है इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर द ग्रेट। इसके आगे वाले में क्या होगा? 4s में ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सॉरी अपोजिट उसमें होगा, अपोजिट स्पिन होगा। अगर हम 25 वाले की बात करें, यहाँ पर Z इक्वल टू अगर हम 25 ले लें तो कितना हो जाएगा? उसका ऐसे हो जाएगा। अब इसमें मुझे बताओ कि अगर ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, इसमें 5 ही रह गए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जितना ज्यादा क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो देन क्या होगा कि दैट विल बी द मोर स्ट्रॉन्गर, राइट ना। उसको जब बॉन्ड टूट ही नहीं पाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? दैट विल बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, और दिस इज मतलब हार्डेस्ट हो जाएगा। और यही रीजन है कि क्रोमियम इज द हार्डेस्ट। क्रोमियम क्या हो गया? हार्डेस्ट मेटल कहा जाता है। क्यों? हाई एमबीएस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये किसकी वजह से है? ग्रेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज्यादा है, एंड लार्ज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें ज्यादा है, राइट। इसमें ये बात हो गई। अगला पॉइंट है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था, इससे पहले भी बात की थी। एंड देयरफॉर, और इसी की वजह से दीज आर वेरी हार्ड मेटल्स। ये कैसे मेटल्स हैं? बहुत ही हार्ड मेटल्स हैं, क्योंकि भी मैंने बताया है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। समझ गए? है मैक्सिमम इंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, और इसी की वजह से मैंने एक चीज और कही थी यहाँ पर कि इनमें क्या होगा? ये हार्डेस्ट होंगे। तो अब जब हार्डेस्ट होंगे तो एटमाइजेशन इंथैल्पी कैसी हो जाएगी? ज्यादा इंथैल्पी आपको तो लगानी पड़ेगी। मोर एनर्जी यू हैव टू गिव इन टू चेंज इनटू एटम्स, राइट। बात क्लियर? इसमें हमने लिखा 3D में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्रोमियम है। 4D सीरीज में देखें तो हमें सबसे ज्यादा मॉलिब्डेनम है। 5D में क्या है? टंगस्टन सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है, राइट। यू विल लर्न और नॉट? याद रहेगा? ध्यान रहेगा? समझ में आ गई सारी बात? नहीं? बोलो हाँ या ना। लव कुमार, बीमार हो क्या? अब नहीं हो? हाँ तो थोड़ा
फॉर्म में आ जाओ, अभी फॉर्म में नहीं हो आप, राइट। आगे चलते हैं। अब दूसरा एक और है, एक्चुअली में दैट इज नॉट इन द सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, बट इसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको किसमें, जो आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया और आपको बता दे रहा हूँ, राइट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, किसका, डी ब्लॉक का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। अब इसमें देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डी ब्लॉक इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक ड्यू टू स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड फॉर्म प्रेजेंट बाय द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ये रीजन हमें देने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से ही पता है, सीधी सी बात है भैया। जब मेटालिक बॉन्ड इसका हार्ड है तो उसमें जब बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, व्हेन यू विल हैव टू रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तो देन क्या होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगा, और इसीलिए कंपैरिजन में डी ब्लॉक का ज्यादा होता है अगर हम एस ब्लॉक से कंपैरिजन करें तो, राइट ना, समझ गए। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, जबरदस्ती लर्न करने का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन Zn कैडमियम एंड Hg there is no unpaired electrons present in d orbitals, hence due to absence of covalent bond melting and boiling points are very low in series। ठीक है, आपने क्या देखा, Hg, पारा, मरकरी, एक इसमें होता है। आपको फीवर हो रहा है ना, तो जाते होगे, डॉक्टर कहता है मुंह में लगा लो या बगल में यहाँ लगा लो, तो वो क्या करता है, यहाँ आप अगर लगा रहे हो, फिर वो उसमें क्या होता है, मरकरी होती है। तो मरकरी का जैसे ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ता है, मिलता जा करके है, तो वो पारा क्या हो जाता है, कहते नहीं मेरा पारा गर्म हो रहा है, मेरा पारा चढ़ रहा है, मुझसे शांत बैठो, इसका मतलब भैया वो आदमी खतरनाक हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट ना। तो क्या हो गया, ये कैसे हैं, और वोलाटाइल मेटल्स इसमें कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस में भी अराइज हियर, व्हाट आर द वोलाटाइल मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, इन तीनों को दे दिया, एक डिफरेंट दे दिया, हाँ या ना, कर लोगे, आपको याद रहने चाहिए नहीं। आपको एक एक चीज अगर बोर्ड में बिल्कुल सही करना, 100% मार्क्स लाने, तो एक एक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में नहीं रख पा रहे हो तो फिर मामला खराब है। वो नहीं आ रहा है, क्या नाम उसका, आपका दोस्त, तबीयत खराब, अच्छा। In 3D series, Sc2 chromium melting and boiling points increases, then Mn2 melting points decreases। बात समझे क्या, कैसे? एक बच्चा कह रहा है सर मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा चलो चलते हुए कोशिश करता हूं। इसमें कहता है Sc2 क्रोमियम, आफ्टर दैट Mn2 Zn, ये तो कह रहा है, क्योंकि यहां जैसे जैसे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इंक्रीज होते जा रहे, बोलो, और फिर बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। और इसी वजह से पहले मेल्टिंग पॉइंट मतलब किससे, Sc मतलब स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, और फिर
मैग्नीज से लेकर के कहाँ तक, जिंक तक फिर कम होता है। बाकी सभी में ऐसे ही होगा, ये एट्रियम से मॉलिब्डेनम तक, और फिर ये क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें ये टंगस्टन तक इंक्रीज होगा और टंगस्टन से फिर यहाँ डिक्रीज होगा। बोलो, तो फर्स्ट इंक्रीज वो आफ्टर दैट डिक्रीज, क्या क्या डिक्रीज होगा, है कृष्ण, क्या बता रहे हो कृष्ण मोहन? टेम्परेचर की बात ना हो रही यार, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात हो रही है। तुम कहाँ सो रहे हो? यहाँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात चल रही है और तुम टेम्परेचर की बात करते जा रहे हो। यही तो कहा गया इन 3D सीरीज, राइट। बोलो। बढ़ रहे हैं, क्यों कम होगा? हाँ देखो भाई, यहाँ पर जो आपका स्कैंडियम है, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं, एक है ना। दूसरे वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा कौन सा है, उसमें कितने हो गए, दो। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स भी कैसा होता जाएगा, बोलो भाई, इंक्रीज होता जाएगा। अरे ना समझ आ रही बात, कहाँ घूम गई? सुनो मेरी बात को, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसका मतलब है इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको कम हीट देनी पड़ेगी, कम हीट देनी पड़ेगी। इसमें दो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको कंपैरिजन में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तभी तो मेल्ट होगा। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इसी की वजह से ये हो रहा है। अब प्रॉब्लम तो उसको बहुत आगे क्लासेस की ये सर्च है, ठीक है ना। तो वो अभी मैंने बताया ना कि जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे उनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ होता जाएगा। कौन सा? एटॉमिक बॉन्ड। जो एटॉमिक बॉन्ड बड़ा होता जाएगा तो भैया उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो जिसमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स विल बी ग्रेटर। वो चीज यहाँ पर आप इंक्लूड मत कीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, जो हमने मेटालिक कैरेक्टर्स पढ़ाया था इसमें क्या बताया था अभी मैंने, फिर ये वाला पॉइंट्स देखो, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जब ग्रेटर हो गई तो भैया उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो वो बॉइलिंग पॉइंट्स उसका ज़्यादा हो गया, नहीं मेरी हो गया, ठीक, राइट। अब देखो दूसरी बात, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अगला नेक्स्ट कहता है एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। पुरानी बात है सर, ये तो आपने कई बार कह दी। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड and bond energy between the atoms is expected to increase up to chromium
मॉलिबडेनम एंड टंगस्टन। अपनी अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं। टंगस्टन फैमिली, वेयर ईच ऑफ डी ऑर्बिटल हैज ओनली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर कोवैलेंट शेयरिंग इज ग्रेटेस्ट। आप कहोगे सर मेरी बात समझ में नहीं आई, और मैं कहूँगा कि मैं ये बात समझाऊंगा, ठीक है ना। समझा दें क्या कह रहा है, समझा देते हैं। सुनो, ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी बिटवीन द एटम्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। आप समझो मेरी बात को। अब ये डी ऑर्बिटल का है, 1 2 3 4, राइट। इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, राइट। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है? एक यहाँ बना सकता है सर, एक यहाँ बना सकता है, एक यहाँ बना सकता है। नहीं, अरे बोलो, बना सकता है। यही चीज ये कह रहा है, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस the number of covalent bond and bond energy between the atoms is expected to be increased up to क्रोमियम और मॉलिबडेनम तक, अपनी अपनी फैमिली में, ठीक है ना। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहीं तक तो डी ऑर्बिटल में इंक्रीज हो रहे, आफ्टर दैट क्या हो रहे, डिक्रीज हो रहे, राइट ना। बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। अब कहता है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, Hg, जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो किसका है? Hg का है, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसका है? ठीक है। कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये सबसे ज्यादा किसका होता है? टंगस्टन में, राइट। इसीलिए जो बल्ब होता है ना, उसमें दोनों सिरों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? टंगस्टन वायर होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, ये चीज पढ़ी नहीं पढ़ी है ना? आप तो पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ी होगी, पढ़े लिखे हो ना, ठीक। क्लियर हो गई सारी चीज? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? नहीं ना, ठीक। आगे की बात करता हूं। तब मैं बात करता हूं आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी आप जानते ही होंगे। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ी होगी। कौन से चैप्टर में? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी में पढ़ी होगी, ठीक है। और अगर ना पढ़ी हो तो आप जाओ, वीडियो सर्च करो और देख सकते हो। आयनाइजेशन इंथैल्पी, राइट। तो अब उस एनर्जी को, वो इलेक्ट्रॉन को ड्रा करने के लिए, हटाने के लिए, जैसे मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में सोडियम का। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 11। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया भैया। ये 1 इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए जितनी एनर्जी को रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। थोड़ा देहाती भाषा में समझ लो, इंडियन लैंग्वेज में भी कैन से, क्या कह सकते हैं? आयनाइजेशन इंथैल्पी इज द इंथैल्पी which is required to make any elements into ions।
और एलिमेंट्स भी ना कहिए, यहां पे कहिए आप मेटल। एलिमेंट्स क्या देंगे तो वो क्लोरीन के लिए भी हो जाएगा, उसका मामला दूसरा ही हो जाएगा। यहां पर बोलिए आप मेटल। मेटल को, किसी भी मेटल को आयन में चेंज करने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। अब कैमरा मुझे उधर एक करना पड़ा करेगा, कई बच्चे ऐसे अपने सोने लगते हैं, नींद आने लगती है, तो एक कैमरा मुझे उधर भी करके रखना पड़ेगा। ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आप समझ गए। इसमें क्या करते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन्स। समझ लो, सुन लो, इसको खत्म करेंगे तभी आप जाओगे, इससे पहले नहीं जाओगे। इस टॉपिक को खत्म करेंगे इन अ सीरीज, क्योंकि मैंने कहा कि इन दिस वीक वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। और इन अ सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली।